आ गई और अपने अखिल भारतीय बौद्धिक संघ के बहुत बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता बाबू राव मोघे ये वहाँ पर उपस्थित थे और उनसे भी कहा, जब पुलिस ने कहा कि ये संघ शिक्षा मंच है इसको बंद किया जाए, इमरजेंसी लग चुकी है, तो अचानक उनको फिर बाहर निकालना पड़ा और पैंट शर्ट पहन करके हाथ में उनको सिगरेट दे करके बाहर निकालना ताकि उनको कोई पहचान ना पाए। तो उन्होंने कहा कि अब आगे की योजना अपने अपने घरों में जाएँ और आगे की योजना जो है ये बता दी जाएगी। उसके बाद में दिल्ली के निकट यदि कोई केंद्र और भूमिगत आंदोलन के लिए आवश्यक था तो फरीदाबाद को चुना गया। फरीदाबाद में 2 केंद्र थे, एक 5 नंबर में अपने एक बहुत बड़े पुराने कार्यकर्ता है विजय आनंद, उनकी फैक्ट्री चलती थी, नीचे ऊपर मकान था, जिसलिए उसमें भी लोगों का आना जाना लगा रहता था, तो पहचान नहीं हो पाएगी। इसके कारण से अपने क्षेत्र के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय प्रेम जी गोयल वो उनका निवास वहाँ बनाया गया। ऐसे ही एक 24 सेक्टर में एक भूतिया फैक्ट्री थी, गेट नहीं थे, खिड़कियाँ नहीं थी, केवल और केवल खंडहर था, उसको भी केंद्र के रूप में चुना गया। और वहाँ आदरणीय प्रेम जी गोयल और अपने तिलक राज जी पलवल से ऐसे एक ठाकुर चौबे जी वहाँ रोहतक में कार्यालय में रहते थे। ऐसे 3 वरिष्ठ और कार्यकर्ता प्रचारक वहाँ पे उन्होंने अपना निवास बनाया और पूरे प्रांत की गतिविधियाँ वहाँ से चला करती थी। आदरणीय बाबूराव मोघे जी ने भी वहाँ पे कई बैठकें ये अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की वहाँ ली इतना, और वो केंद्र ऐसा केंद्र था वो, और वो केंद्र पे कोई आँच नहीं है ऐसा, मतलब उस पर उसके ऊपर एक मटकी रख दी जाती थी और जो संकेत होता था कि ठीक है हम आ सकते हैं उसमें और कोई उसके ऊपर संकट नहीं है, और आने के बाद वो मटकी हटा दी जाती थी। ऐसा वो केंद्र था। ठाकुर चौबे उस केंद्र में थे वहाँ पे, और दर्पण नाम की एक पत्रिका हम लोग छापा करते थे, और वो साइक्लो स्टाइल हुआ करती थी, मशीनें नहीं होती थी, तो साइक्लो स्टाइल छाप करके पूरे हैदराबाद में जहाँ से वो भेजी जाती थी, और जो अपने तिलक राज जी थे वो उनको भेजने की व्यवस्था, और देशभक्त जी आ गए से ये वो लोग भेजने की व्यवस्था ये लोग किया करते थे। कल्पना करें ऐसे समय में जब वो दर्पण नामक जो पत्रिका छपती थी वो RDX का, जैसे आगे उसका बारूद होता है ऐसा माना जाता था, जिसके हाथ में पकड़ी जाती थी, उसको बहुत टॉर्चर किया जाता था। आपने भी 2 यहाँ से कार्यकर्ता, एक लवदेव जी और एक रविंद्र जी, वो पकड़े गए, वो पत्रिका बांटते हुए उनको 4 दिन के लिए अम्बाला इंटरोगेशन सेंटर ले गए, जहाँ उनको बर्फ की सीढ़ियों पर लिटाया गया और उनसे पूछा गया ये कहाँ से लाए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद उनको गुरुग्राम जेल में भेज दिया गया। तो वो जो दर्पण नामक पत्रक था, वो दर्पण नामक पत्रक 1-2 नंबर चौक पे एक बाली प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी, उसमें बाली जी थे। वो कल्पना करें हम कि जिसको बारूद समझा जाता था ऐसा दर्पण वो स्वयं उसको वो करते थे, छापते थे। पहले उसको कंपोजिंग करते थे, कंपोजिंग बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन कंपोजिंग स्वयं करते थे, छापते खुद थे, क्योंकि किसी वर्कर से नहीं छुपा सकते थे। तो रात भर उसको छापते थे और 10-10 20-20 हज़ार की संख्या में हमें दिया करते थे। हम लोग भी साइकिल पे रख करके, छोटे होते थे, 17-18 वर्ष की उम्र थी, उसके ऊपर रख करके पहले एक कामरेड होता था, दोस्त था हमारा, कॉलेज में पढ़ता था, उसके पिताजी बाटा कंपनी में कामरेड थे, बड़े एक यूनियन के लीडर हुआ करते थे। तो उनकी कांग्रेस की और कांग्रेसों की उस समय दोस्ती थी, तो पहले उसके यहाँ जाते थे, चाय पीते थे ताकि वो केंद्र न पकड़ा जाए, तो पीछे लगा भी होगा तो वहीं तक आकर के सीमित रह जाए। तो ऐसा भूमिगत रहकर के कार्यकर्ताओं ने बहुत और काम किया। ठाकुर चौबे पकड़े गए क्योंकि रोहतक कार्यालय में रहते थे, CID के पीछे लगी हुई थी, ढूंढ रही थी कहाँ है, रोहतक के जो प्रचारक है कहाँ पे है। यहाँ पकड़े गए तो पाटा पुल के जो नीचे होटल होता था पहले एक, उस होटल में एक डाकू सुंदर करके एक था, वो आया, छुपा हुआ था, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी, CID वो भाग करके जब उसके पीछे उसको पता लगा तो 24 सेक्टर के एरिया में बहुत कम फैक्ट्रियाँ होटल करती थी, तो उन फैक्ट्रियों के बीच में वो भाग आया। तो CID वाले उसको ढूंढते डॉक्टर वो तो मिला नहीं, लेकिन ठाकुर चौबे मिल गया। यहाँ कहाँ से घूम रहा है, तो रोहतक में था, उसको पकड़ के ले गया, उसको मीसा में और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट उसमें डाला उसको। हम लोग तो DIR पे थे और उसमें डाला उसको, और उसके बाद में वो केंद्र वो अपना फिर समाप्त हो गया। ये 5 नंबर के केंद्र से सारी गतिविधियाँ ऐसी चलती थी। उस समय जैसे अभी ध्यान में आया, अपने को जो वीडियो में भी ध्यान में आया, तो
नसबंदी ये बहुत बड़ा एक अत्याचार ये समाज के ऊपर था। 18 वर्ष 15 वर्ष के बालकों से लेकर 80 वर्ष के बुजुर्गों तक की नसबंदी टारगेट किया जाता था। ये डॉक्टरों को टारगेट होता था, शासन प्रशासन को टारगेट होता था, ये तो हमने करना ही करना है। तो उसके कारण से अपने जो प्यारी चौक है और ये बाई सेक्टर का जो शमशान घाट है उसके सामने मुजस्सर गाँव के पास में हजारों की संख्या में झुग्गियां अवरुद्ध करती थी। जब नसबंदी करने के लिए गए तो विरोध स्वरूप झगड़े हुए, दंगे हुए, उसमें कुछ पुलिस वाले कुछ झुग्गी वाले ये वाले थे, तो हजारों की संख्या में फिर वो झुग्गियां भी वहाँ से उजाड़ दी गई। तो ऐसा संघर्ष का समय रहा। और अपने यहाँ से फरीदाबाद से भी 14 की संख्या में एक जत्था, 4 की संख्या में एक जत्था और 2 लोग जो पकड़े गए थे। ऐसे 20 लोग यहाँ से, 4 लोग वहाँ से अपने बल्लभगढ़ से, कुछ पलवल से, गुरुग्राम से, ऐसे सब मिलाकर के 80 90 100 लगभग लोग कार्यकर्ता एक ही बैरक में गुरुग्राम जिले में ये हम सब रहा करते थे। वहाँ से 14 दिन में एक बार पेशी उठती थी और यहाँ पर लोग आया करते थे और इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी ऐसे जयघोष लगाते थे। और दम है कितना दमन में देखते हुए आप देख लिया और देखेंगे। मुझे लगता है आज यदि मैं दोहराऊँ आपसे तो वो भाव शायद न मुझमें होगा ना आप में होगा। दोहरा के देखें। इंदिरा तेरी तानाशाही दम है कितना दमन में तेरा। भारत माता की जय। अब हम माननीय को सम्मान से याद करना चाहता हूँ जो स्वयं उस आपातकाल के पीड़ित रहे, बहुत निकट से जिन्होंने देखा है। संजय जी ने जो कुछ अपने सामने रखा है ये उस समय की दर्दनाक कहानी है। वैसे तो संजय जी का हमारा पहला परिचय उस आपातकाल समाप्ति के 2 साल 3 साल के बाद ही हो गया था। 70 में आपातकाल समाप्त हुआ और 80 में हमारा इनका बहुत अच्छा संबंध था। रवि जी भी बैठते उस समय उस समय जरा उन घटनाओं को सुन करके पीड़ा भी होती थी, जोश भी आता था। आज क्योंकि बड़ी पीढ़ी ऐसी है जिन्होंने ना देखा ना सुना तो है, ना देखा ना भूखा। क्योंकि मैं कह सकता हूं कि जिनकी आयु 50 वर्ष की घटना को हो गए, अगर 15 वर्ष की उस समय आयु रहेगी तो 65 वर्ष या इससे ऊपर की आयु के जो लोग होंगे उनको फिर भी थोड़ा बहुत आभास होगा। और वो भी जो संगठन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो संगठन जुड़े हुए नहीं रहे उनको शायद कभी कभी सुना होगा कि जत्थे के चलते निकलते हैं, माला गले में डाली हुई है, भारत माता की जय बोल रहे हैं, पीछे पीछे पुलिस चल रही है और थोड़ा चौक पर जाने के बाद कहते हैं कि चलिए अब आपको अरेस्ट किया जाता है। दोष क्या है? भारत माता की जय बोल रहे हैं। और कानून क्या है? आंतरिक शांति को भंग कर रहे हैं, देश को खतरा हो गया। एक्ट का नाम बताया मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स DIR, ये दोनों ही प्रावधान इतने सख्त कि जो देशद्रोही व्यक्ति होता है उसी को पर लागू होते हैं। ये सब घटनाएं उस समय हुई। कहानियां तो लंबी है, लेकिन उन लंबी कहानियों के में जाने की बजाय थोड़ा सा उसकी भूमिका में थोड़ा इतिहास बताता हूँ। क्योंकि देश 1947 में आजाद हुआ, लंबे संघर्ष के बाद हुआ। गुलामी में हम चल रहे थे। उस समय भी बड़ी संख्या में लोगों ने बलिदान देकर के देश को आजादी दिलाई। आजादी के बाद देश में शासन कैसा होना चाहिए, एक संविधान सभा बनी, संविधान लिखा गया और कुछ नॉर्म्स तय किए गए। उसमें ही कि हमारे देश में लोगों की सरकार हो, लोगों के लिए हो, लोगों द्वारा चुनी जाए, इसको कहा लोकतंत्र। कोई राजशाही नहीं, एक राजा है बाकी प्रजा है, ऐसा नहीं है। जनता अपनी सरकार अपने आप चुने, हर 5 साल बाद चुने, इसको लोकतंत्र कहा। अब पहली सरकार में कोई लोकतंत्र का पैमाना लागू नहीं किया है। ये सरकार कौन बनाए, चर्चा चली
गांधी जी एकमात्र ऐसे उस समय व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि इस समय कांग्रेस को सरकार नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने बड़ी भूमिका के साथ देश के सब लोग लगभग उस समय कांग्रेस के उस आंदोलन में एक गर्म दल था, एक नरम दल था, सब मिल करके चलते थे, देश को आजादी प्राप्त कर ली। अब ये सबका सामूहिक काम था। इसके बाद विभिन्न पार्टियों के माध्यम से चुनाव होना चाहिए, कांग्रेस को नहीं आगे आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग सत्तारूढ़ जो होते हैं कि नहीं, ये सत्ता करने का अधिकार तो हमारा है, यानी कोई प्रजातंत्र नहीं, एकाधिकार जैसे होता है कि तो हमारा अधिकार हम करेंगे, और बिना चुनाव के, और 47 से लेकर 52 तक 5 साल बिना चुनाव की सरकार बना। 52 में जब चुनाव आया, कांग्रेस सत्ता में थी, अपने लोगों ने जनसंघ नाम से एक दल बनाया, भारतीय जनसंघ चुनाव लड़ा और सामने लक्ष्य क्या रखा, सत्ता प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं रखा। लक्ष्य रखा कि एक मजबूत लोकतंत्र देश में बना रहे, मजबूत विपक्ष ये आना चाहिए। कल को देश में अगर कोई आपत्ति आ जाए तो मजबूत विपक्ष की जरूरत होगी। तो लोकतंत्र बचाने की बात को उस दिन से भारतीय जनता संघ के लोगों ने, साथ में संघ का अपना आशीर्वाद प्राप्त था, संघ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और वो दल बना, चुनाव लड़ा, 3 लोकसभा के सांसद आए, 3 से यात्रा शुरू की। 52 से लेकर के लोकतंत्र क्या होता है जनता को पता नहीं। जनता में तो सरकार बनी है, कांग्रेस की बनी है, सरकार बने कांग्रेस, कांग्रेस बने सरकार, ये उस समय भूमिका होती थी। जैसे प्रारंभ में वनस्पति घी होता था, उसका नाम क्या था? दुकानदार के पास जाए कोई, कहता कि वनस्पति घी दे दो, तो वो डालडा देता था, उसने तो डालडा दे दो, तो वही वनस्पति घी देता था। कोलगेट मांग लो तो वही टूथपेस्ट, टूथपेस्ट मांग लो तो वही कोलगेट, और तो कुछ होता नहीं। तो ऐसे ही सरकार बने कांग्रेस, कांग्रेस बने सरकार, ये सिनोनिमस जैसे शब्द होते हैं, इस प्रकार से बन गए। लेकिन जागृत किया विपक्षी दलों में, और भी कुछ नेता थे, उन्होंने भी किया, भारतीय जनसंघ के लोगों ने भी किया। 1967 में पहली बार ये आया कि नहीं, कांग्रेस के अलावा समृद्ध सरकारें भी बन सकती हैं, कुछ प्रांतों में समृद्ध सरकारें बन, उसमें अपने लोग भी भागीदार हुए। थोड़ा जागरूकता आई कि इस लोकतंत्र में ये भी हो सकता है, और ये जब हो सकता है तो देश की समस्या इतनी ज्यादा थी उस समय, उनके प्रति लोगों में आवाज उठाने के लिए आंदोलन कराता है। और केवल इतना ही नहीं, उससे अगला चुनाव कांग्रेस के सत्ताधारी लोगों को लगा सीधा सीधा चुनाव लड़ेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। झूठ तंत्र का सहारा लिया, बड़ा नारा 1971 का क्या नारा लगाया था, गरीबी। और गरीब जनता तो थी उस समय, बड़ी संख्या में थी, सबकी आकांक्षा थी गरीबी हट जाए। महंगाई बहुत हो गई थी, महंगाई के खिलाफ भी आंदोलन शुरू हुए। और यहीं तक नहीं, उन्होंने नारा दे करके लोगों को भ्रमित करके चुनाव लड़ जाए, ठीक से लड़ जाए, जीत जाए, कोई बात नहीं, उसमें भी भरोसा नहीं था कि चुनाव जीतेंगे। और चुनाव के अंदर धांधली, तरह तरह का दुरुपयोग सत्ता का करके और चुनाव लड़ा। और इंदिरा गांधी के स्वयं चुनाव में उन्होंने बोगस वोटिंग करा के, सत्ता का दुरुपयोग करके और चुनाव को जीता। सामने थे राजनारायण जो चुनाव हारे, रायबरेली से चुनाव, राजनारायण कोर्ट में चले गए, और राजनारायण ने पुलिस वकील थे, और अंत हुआ 12 जनवरी, इसमें 12 जनवरी 74 लिखा है, 74 12 जनवरी 12 जून 75, 12 जून 75 को जस्टिस सिन्हा ने, जस्टिस सिन्हा, उन्होंने निर्णय दे दिया कि इन्होंने चुनाव को रिगिंग की है, 6 साल के लिए इनको बाहर किया जाता है, चुनाव नहीं लड़ेंगे, अयोग्य करार दे दिया। अगर थोड़ी बहुत भी इस लोकतंत्र नाम की जो मूल्य था उसके प्रति थोड़ा मान सम्मान होता
तो उनको उसी दिन चुनाव से यानी सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए था, रिजाइन करना चाहिए। लेकिन वो दिन था, उनके मन में जो कुछ था बाहर निकल करके आ गया कि नहीं, सत्ता तो हमारी है, इस चिपक के रहेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद योजनाएं अंदर 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 बननी शुरू हुई। इसमें की अपनी छोटी कटोरी जिसको होते हैं, ऐसे 2-3 लोग मिल करके उसका प्लानिंग करना शुरू हुआ। और उस प्लानिंग में 24 जून को उनके अंदर के जो सूत्र हम कहते हैं उन्होंने फाइनल कर लिया कि देश में लिस्टें लगाएंगे, लिस्टें बना दी गई, इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे और उसको सिरे कैसे चढ़ाना उसका एक ही करके सूत्र बनाना शुरू कर दिया। और 25 जून को इमरजेंसी लगाने का जब मसौदा तैयार कर लिया तो मंत्रिमंडल को सिर्फ 1 घंटे पहले बुलाया, सिर्फ 1 घंटा पहले सूचना दे के बुलाओ, मसौदा तैयार है, आते साइन करो कि इमरजेंसी लगानी है, इस देश को खतरा हो गया, आंतरिक शांति भंग हो रही है। और सत्ता के लालच तो मंत्रियों को भी रहा ही होगा, फटाफट साइन किया, रात को आदेश कर दिया। आगे की बात जैसे संजय जी ने बताया, किसी को मालूम नहीं था क्या होने वाला है, और जो सूची थी उसके आधार पर लोगों के घरों में छापे मारना, पकड़े जाना, जिनको थोड़ा आभास हो गया। और सामाजिक संस्थाओं के लोग खास करके जो लोकतंत्र की रक्षा कर सकते थे, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा नाम सूचना पहुंचाई कि सब लोग अंतर्गाम हो गया। बड़ी संख्या में हमारे संघ के भीतर, क्योंकि अगर आंदोलन चलाना है तो जेल में अंदर जाकर के शायद आंदोलन नहीं चला पाए, बाहर रहकर व्यवस्था करनी पड़ेगी। देश बदल गए, ऐसे ऐसे खंडस्थान जो होता है जिसको आभासी नहीं हो सकता, ऐसी जगह गतिविधियों का केंद्र बनाया। मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो गई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तो क्या कहते हैं, लोकतंत्र का चौथा भाग, वो पाया जो होता है वो मीडिया होता है। और मीडिया को सारे को व्यवस्थित करने का काम, रेगुलेट करने का काम ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का होता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बंद कर दे कि नहीं, अब हम जैसे प्रेस को चलाएंगे वैसे चलेंगे। सेंसरशिप हर एक अखबार, आज मैं ट्रिब्यून का किस्सा पढ़ रहा था कि ट्रिब्यून के अखबार में ट्रिब्यून अखबार को बंद करने के लिए चंडीगढ़ में उन्होंने क्या क्या किया। 2 सरकारें उस समय, हरियाणा की भी सरकार, पंजाब की भी सरकार और चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन, उस ट्रिब्यून के कार्यालय को कैसे समाप्त किया जाए, उसका सिस्टम काम किया जाए। कुछ अच्छे अधिकारी वहां थे, उन्होंने अंदर खाते कुछ ना कोई योजनाएं बनाई, लेकिन 3 खबरें छापने का उन्होंने अपना तरीके से निकाला था, लेकिन बाकी अखबारें सहन नहीं कर पाए। हम अखबारों से देखते थे पूरे 4 पेज का अखबार है तो हर पेज में कहीं 60%, कहीं 50%, कहीं 70% खाली होता था। थोड़ी खबरें यहाँ छपी है, वहां छपी, नीचे छपी, खाली क्यों रहता है? तो अखबार बनाने के लिए सब बनाने का अधिकार रखते थे, बाद में रात को सेंसर करने के लिए उनका सेंसर बोर्ड उन खबरों को निकाल देता था, एक खबर नहीं लगा, लोगों को पता तो समझता ही नहीं। तो इस प्रकार से मनमर्जी करके सत्ता को अपने हाथ में कैसा रखा जाए, उनको ना देश की चिंता, ना लोकतंत्र की कोई चिंता नहीं, सत्ता नहीं छूटनी चाहिए। और एक उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष थे बरुआ जी, देवकांत बरुआ, उन्होंने तो यहां तक कहा इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। कितनी शर्मनाक बात, यानी इंदिरा जो है वही इंडिया। देश नाम की कुछ चीज उनके ध्यान में कभी बहने की नहीं रही, बात कभी नहीं रही। परिवारवाद का जो अंकुश वो शुरू से लेकर आखिर तक उस समय भी नहीं था, उस समय था, आज भी वही है। इस प्रकार की जो पीड़ा ये सब थी, इस पीड़ा में जो सब होंगे उससे बहुत नाम लिए जा सकते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नायक का नाम आपको पता ही, जॉर्ज फर्नांडिस का नाम आपको पता है, अटल जी का, अडवाणी जी का, हमारे मुरली मनोहर जोशी जी का, जो प्रमुख नाम था। नीचे तो आपकी जानकारी के लिए 90,000 से ज्यादा अपने कार्यकर्ता जेलों में,
तो 18 महीने, तो 20 महीने, तो 30 महीने, 90,000। अब उन 90,000 लोगों के जेल में जाने के बाद पीछे से उनके परिवार, उनकी व्यवस्था करना, देखभाल करना। पेशियां होती थी, पेशों पर आना जाना, उनके साथ मिलने का भी कोई मिलने देता नहीं था। तो इस प्रकार की पीड़ा में ये जो काल निकला, उस समय लोकतंत्र कसौटी पर आया। आगे का घटनाक्रम मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि हर आपत्ति विपत्ति या हर चुनौती कभी कभी अवसर लेती है। मैं कई बार ऐसा विश्लेषण करता हूं कि अगर इमरजेंसी न लगती तो आज मालूम नहीं कैसा होता, क्या होता, पता ही नहीं। इमरजेंसी के कारण से उस समय कार्यकर्ता में जोश आया और उसमें जो अंडरग्राउंड काम होते थे उन कामों के साथ वो लोग जुड़े। जैसे दर्पण अखबार की बात आई, इसमें संख्या कार्यकर्ता जुड़े, अच्छी बात है। बहुत ऐसे भी हैं जो उस समय कार्यकर्ता नहीं थे संघ के, लेकिन उस सारे अभियान में लगा कि काम को करना चाहिए, क्योंकि इस इमरजेंसी में देशभक्ति को चला जा रहा है, देश के प्रति मन में भाव उठा रही है। तो ऐसे काम करने वालों में मेरा सौभाग्य ये है कि मुझे भी अवसर उस काम में मिला। एक हमारे उस समय रानीबाग में रखा था, बिजनेस करने के लिए एक सेंटर आया था, दिल्ली में बिजनेस था। तो उसमें रवि तनेजा नाम से कार्यकर्ता उस समय सोचे, मुझे उस समय पता था ये सब के सोचे, तो बाद में सब बातें खुली। तो मित्रता में एक दोनों पढ़ने लगे कि मेरा काम थोड़ा सा तरह है कि मैंने बताइए क्या काम करने लगे कि लिफाफा देता हूँ, इसमें कागज है, आपने देखना नहीं। रात को 9 बजे सरायरोला में एक गली में प्रिंटिंग प्रेस है, वहां हर्ष नाम के व्यक्ति को लगे और उसका शब्द बंद हो गया। आपने पढ़ा है, वो आपको पूछेंगे कौन है, आप इसका नाम बता देना, आपको कोई जानता नहीं, आप बता देना, बोलेंगे आप अंदर जाना, शब्द बंद करवाना और उसके अंदर प्रिंटिंग प्रेस है। इस कागज को वो स्वयं कंपोज करेंगे, जैसा बताया कुछ समय कंपोजिंग कोई प्रिंटिंग आज तक नहीं होती, छापा खाना जो जनता है कंपोजिंग 2 पेज का वो कंपोज करेंगे, छापेंगे, 2,000-2,500 जितना छापते हैं उसको पैकेट बंद करा, बाद में अपने सामने वो जो लेटर्स है डिस्ट्रीब्यूट करवाना, तो उस खाते में फिर डिस्ट्रीब्यूट भी किए जा सकते हैं, कोई उसका कोई बचना जाए अवशेष। और जो खाली कागज वहाँ खराब हो जाते हैं में, उसको भी एक को उठा करके अपने सामने उसको आग लगा, कोई चिन्ह छोड़ के नहीं आना, और जो छप जाए उसके बाद आप निकल के आ जाना, लक्ष्मण जाना चले जाए। लगभग 12 बजे आकर के वो लिफाफा मैंने कल जाए को दिया, उनका दी जाओ सो जाओ। थोड़ा बहुत जानकारी तो मिली कि क्या है क्या नहीं है, कुछ होगा। मैं सुबह तो लेट हो गया, थोड़ा लेट होगा, बहन छोटी तो मुझे उठाया तो भैया उसको अंदर हमारे घर में कोई कागज डाल दिया। देखा, उसने बोला भाई ये कागज तो वही है तो आपको छुपाया था, पता कि है। ठीक है मैंने उसको कहता बंद किया और मैं फट वहाँ से उठा, कभी खलीजा के घर में गया। मैंने कागज छुपाए थे कहाँ गए, कहाँ है, पहले क्यों क्या करना, फिर भी तो जांच करना था, मेरा तो भेज दी। मैंने कहा मेरे पास भी आ गया। उन्होंने बताया कि आप आपने बताया है, और केवल जो बांटने वाले लोग हैं या आप छापने वाले हैं या मैं हूँ, इन्हीं को पता है। जन जागरण कैसे करना है, इस प्रकार के सारे अवसर। बाद में समाचार पत्रों में ऐसे उल्टे सीधे समाचार छपवाए गए। एक आनंद मार्गी नाम से संस्था होती थी, तो आनंद मार्गियों के तो पहले हमें पता लगा कि बहुत खूंखार संगठन है और वो टुकड़ियां निकलती हैं और ये होता है वो होता है, और उन्हीं के साथ राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यालय पता लग गया था कि उन कार्यालयों को सील कर दिया गया है। और अब खोल के देखा तो वहां भी खोपड़ियां निकली हैं, वहां भी तलवारें निकली हैं, ये प्रचारित किया।
तब लगा कि ये संगठन संघ क्या है, कैसा संगठन है, ये आनंदवादी जैसा संगठन है क्या? मुझे उस समय तक भी पता नहीं चलेगा क्या है। बात आई कि भाई 21 मार्च 1977 को आपातकालीन खत्म हुआ। एक विषय और, संविधान के कितने ही संशोधन उसमें किए उन्होंने बुला के। एक संशोधन ये किया कि इस बार चुनाव जो है हमारे 5 साल में होता है, 76 में होना चाहिए था, कि नहीं इस बार 6 साल में, यानी 6 साल का सुधरवी संविधान की, यानी इस हत्या के मामले में कह सकते हैं लोकतंत्र की हत्या जो अपने आप कितने ही अधिकारी जो उनकी कहे में नहीं थे उनको बाहर किया, और जो उनकी चमचागिरी करते थे उनके अनुसार करते थे उनको सम्मानित किया। जहां तक जज की बात है, इस जज ने ये निर्णय किया, वरिष्ठ जज थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के, हाईकोर्ट में इनको चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन चीफ जस्टिस उनको ना बना करके एक दूसरा जस्टिस जिन्होंने कभी इंदिरा गांधी के कहे अनुसार को निर्णय दिया होगा उनको चीफ जस्टिस बना, कितने सुप्रसिद्ध कर दिए। ऐसे सारे कारनामे, जनता में रोष पूरा था। आम आदमी के साथ ऐसा खिलवाड़, नसबंदी का विषय बताया। उस समय थोड़ा नौजवानों में क्रेज था लंबे बाल वाला, जो मिले पकड़ के ले आओ, चलो नाई के दुकान काट दे, इसके बाल काटना, और फिर डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, ऐसे ऐसे अत्याचार। दिल्ली के अंदर तुरफा गेट, ये कह करके हाँ ये बस्तियां जो है अनौतराई बस्तियां हैं तो तोड़ना, उठा करके तुरफा गेट को सारे को तोड़ दिया। आमना सामना पुलिस का, वहां के लोगों का, कितने घायल हुए, कितने झगड़े हुए। तानाशाही का इससे बड़ा रूप तो देख नहीं सकता, ये तानाशाही का कोई समझ था। लेकिन चूंकि लोकतंत्र के प्रहरी जेल के अंदर थे, इंदिरा गांधी को यह आभासी नहीं था कि क्या बनेगा, लोगों के मन में लोकतंत्र के प्रति कितनी आस्था है और मान नहीं लगाता है, और ये सोच करके अब तो मेरा ही सब कुछ है, मुझे चुनाव करा देना चाहिए। उसकी जो सिपाही सलाह बता दिया कि मंदिर हटा के चुनाव करा दो। चुनाव हुआ और फिर उसके बाद जो हर्ष हुआ हमको मालूम, जेल में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। वैसे तो उस समय की पार्टियां जेल में ज्यादा बनती थी, बाकी जनसंघ भी जेल में नहीं और जनता पार्टी भी जेल में। जेल के अंदर बैठे हुए जो लोग थे उन्होंने चुनाव लड़ा, सबसे ज्यादा मतों से उस समय जॉर्ज फर्नांडिस वो जीते थे, हाईएस्ट, शायद 6 लाख 6.5 लाख मतों से जीत गए। जेल के अंदर बैठा हो, कहीं बैठा हो, ये आपातकालीन का पीड़ित व्यक्ति है, आपातकालीन का ये विरोध कर रहा है, इसको जिताओ किसी ने। उस समय लोकनायक को जब विधायक की लड़ाई हुई दिल्ली में मॉरिस नगर चौक, लोग हो गए थे बहुत धीरे बोलते, उनका भाषण नहीं कर पाते, लेकिन वहां यानी उस मैदान में जितनी भीड़ थी उस समय से पहले मैंने कभी भीड़ देखे नहीं। और कहने को कोई लाख करे, 2 लाख करे, 3 लाख करे, विद्यार्थियों ने आंदोलन लिया अपने हाथ में। उन विद्यार्थियों के आंदोलन में जो मॉरिस नगर चौक पर उनका भाषण हुआ, वो लोगों में नौजवानों को प्रेरणा देने के लिए, देशभक्ति में इनको ढालने के लिए बहुत बड़ा काम है। छात्र आंदोलन गुजरात में हुए, बिहार में हुए, और बहुत अच्छी घटनाएं हैं। बताने में कई बार तो लगता है कि क्या क्या बताया जाए, क्या क्या याद किया जाए, लेकिन जैसे मैंने बताया आपत्ति काल में भी कभी कभी चुनौती में भी अवसर आता है। अवसर क्या आया कि कांग्रेस हार गई, जनता पार्टी जीत गई, भारी बहुमत से सरकार बन गई। तब इस देश की जनता को लगा कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, वोट की ताकत क्या है, सरकार बदली जा सकती है। दुर्भाग्य ये हुआ कि जनता पार्टी में कई विचारधाराओं के लोग आ गए, बिना विचारधारा के भी आ गए, जिनको केवल आपातकाल का विरोध करना था, विरोध किया, लेकिन उनका कोई किसी और विचारधारा समझ नहीं था। इधर जुड़ जाओ, जनता पार्टी में जुड़ गए, और यहाँ चर्चा शुरू हो गई कि जनसंघ के लोग ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखते हैं,
और एक विषय निकला ड्यूअल मेंबरशिप। या तो आप जनता पार्टी में रहो और या संघ में चले जाओ, संघ को छोड़ो तब जनता पार्टी में रहो। और ड्यूअल मेंबरशिप के ऊपर स्वाभाविक है उस समय जो अपने लोग थे कि ये प्रश्न नहीं है, ये बड़ा विचारधारा का विषय है। विचारधारा मैं सबको प्राप्त